नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज बात हम करें आतंक की फैक्ट्री बनते जा रहे पाकिस्तान की उस सोच की जिसने 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया को भी दहला कर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉनी बीच पर यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का त्योहार मना रहे थे। यहां पर अचानक से 2 आतंकवादी पहुंचते हैं और आतंकवादियों ने हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग हुई और इस अंधाधुंध फायरिंग में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 40 लोग घायल हो गए। जांच एजेंसीज ने दोनों हमलावरों की पहचान पिता साजिद अकरम और बेटे नवीद अकरम के रूप में की। अब पुलिस के अनुसार साजिद अकरम के पास में 6 लाइसेंसी हथियार हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं का इस्तेमाल फायरिंग में किया गया, इस पूरे हमले में किया गया। खबरें तो ये भी बड़ा दावा करती हैं कि नवीद अकरम मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। खबरों की माने तो साजिद अकरम और नवीद अकरम दोनों ही अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान गए भी थे और जानकारी ऐसी भी सामने आई कि पाक सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और आईएसआई अधिकारियों के साथ में उन्होंने मुलाकात की। अब माना जा रहा है कि इसी दौरान इस पूरी हमले की प्लानिंग रची गई थी। ये पहला मौका नहीं है जब आतंकी घटना के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हों। भारत में पाक प्रायोजित आतंकवादियों के हमलों की एक लंबी फहरिस्त है और जब उसकी सेना का प्रमुख ही जिहादी मानसिकता का हो तो वहां पर आतंकियों का फल्ला फूलना कोई नई बात नहीं है। अब पाकिस्तान के सीडीएफ मुनीर ने भारतीय सीमा के करीब सेना की छावनी का दौरा किया। मुनीर ने पाकिस्तान के गुजरांवाला और सियालकोट छावनी का दौरा करते हुए पाक सेना के जवानों और अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने एक बार फिर से जिहादी बातों पर ही जोर दिया। फिलहाल अगर मैं ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के इस हमले की बात करूं, तो ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने इस हमले के बाद में साजिद अकरम को मार गिराया है, जबकि नवीद, जो कि साजिद का बेटा है, 24 साल उसकी उम्र है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जवाबी कार्रवाई में नवीद को भी गोली लगी और वो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। जांच जारी है, पूछताछ भी हो रही है। अब ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या पाकिस्तान कट्टरपंथी मानसिकता वालों की फैक्ट्री बनता जा रहा है? और जिस तरह से अब बताया जा रहा है कि यहूदियों को टारगेट किया गया, सीधे सीधे इस हनुक्का फेस्टिवल में लोग खुशियां मना रहे थे और उसी दौरान इस हमले को अंजाम दिया गया। यहां पर लोग खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। निहत्थे लोगों को चुन चुन कर यहां पर इन दोनों पिता पुत्र, जिन्हें अब लोग आतंकी कह रहे हैं, उन्होंने हमले को अंजाम दिया। और इसीलिए याद कीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया का सिडनी का ये बोनी बीच पर हुआ हमला आपको जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले की याद दिलाता है। किस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी आतंकियों ने ऐसे ही निहत्थे लोगों पर हमला किया था, उन्हें टारगेट किया था और चुन चुन कर टारगेट किया था। अब कई बड़े सवाल है। क्या ऑस्ट्रेलिया पुलिस की जांच में आई बातों को अब पाकिस्तान मानेगा? क्या पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेगा? क्या मुनीर की कट्टरपंथी सोच से आतंकी संगठनों को बढ़ावा मिलता है? ये वो तमाम बड़े सवाल है जो लोगों के जहन में बार बार कौंध रहे हैं। करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है वो मेरे साथ में कनेक्टेड है। मैं उनका आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। फिलहाल विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर शुभदा चौधरी समय मेरे साथ में मौजूद है। बहुत स्वागत है डॉक्टर शुभदा चौधरी आपका मेरे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले तो मुझे इस पूरे हमले, इस पूरी घटना को लेकर जरा बताइए कि आखिर ये हमला पहलगाम हमले की भी याद आपको क्यों दिला रहा है? नैना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहलगाम हमले को याद इसलिए दिलाता है क्योंकि जो इनोसेंट ह्यूमन सिविलियंस की डेथ हो रही है, उसमें काफी कोऑर्डिनेशन, काफी सिमिलैरिटीज हैं। किस तरीके से कोई भी कंट्री क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर इंटरनेशनल टेररिज्म या स्लीपर सेल्स को रोक नहीं पा रहा, इसके भी हमें याद दिलाता है। साथ में ये भी याद दिलाता है कि आज की सामाजिक व्यवस्था में एक इनोसेंट ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यू होती है वो कितनी कम हो गई है इन फ्रंट ऑफ जो गन लॉबीज है या आर्म्स इंडस्ट्रीज हैं। तो पहली बात तो ये, लेकिन ये जो मुद्दा है जो कल बॉन्दी बीच पे हुआ था, इसके बारे में बहुत मीडिया चैनल्स में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। मैं कुछ चीजें इसमें बताना चाहूंगी। पहला चीज है कि जो यूएस की बहुत फेमस
मागा पॉडकास्ट होस्ट कैंडिस ओवंस ने दिसंबर के शुरुआत में ही बोल दिया था कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में एक फॉल्स फ्लैग अटैक होगा जो 9/11 की तरह होगा। अच्छा। उसके बाद 14 दिसंबर को यानी कि कल अचानक से नवीद अकरम हम्म। का नाम ऑस्ट्रेलियन और इजरायली गूगल सर्चेस पे बहुत एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। फिर 6 साढ़े 6 बजे बॉन्डी बीच, जहाँ पे 1/3 जो ऑस्ट्रेलिया में 1.23 लाख जूश पॉपुलेशन है, जूश है। जो सोशो इकोनॉमिक दर्जे पे ज्यादा रिच हैं या इलीट हैं, वो वहां पे रहते हैं। हम्म। और इसमें से 2 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें से एक साजिद अकरम जो 50 साल के थे। हम्म। 98 में वो ऑस्ट्रेलिया आए थे जी जी स्टूडेंट जी। वीजा पे, फिर वहां पे थे। हम्म। और उनके बेटे नवीद अकरम को, जो सिर्फ 24 साल के थे। हम्म। ये ऑस्ट्रेलिया का 1996 पोर्ट ऑर्थर मैसेकर के बाद सबसे डेडलीस्ट हम्म। इसमें है। उसके बाद फिर बहुत सारा इजरायली प्रोपेगेंडा भी निकला कि इसमें ईरान और हिजबुल्ला इन्वॉल्व है। हम्म। बहुत निकला कि आईसिस इन्वॉल्व है। हम्म। बहुत सारे, बहुत मिस इंटरप्रिटेशन हुआ। इनफैक्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने अहमद अल अहमद, जिसने जान बचाया और जो साजिद अकरम है उन पे गोली चलाई, हम्म। उनको जूश भी बताया। तो ये बताता है कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा, बहुत हम्म। ज्यादा उस हम्म। समय आगे बढ़ गया था। उनकी अब तरफ इसके से तो पहले यहाँ का, तक कह दिया गया शुभदा जी कि ये जो पूरा हमला है वो ऑस्ट्रेलिया की नीतियां, उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ एक तरह से है, और ये उस नाराजगी को बढ़ाने वाली एक तरह से उनकी पूरी कार्रवाई बताई गई। नहीं, ये कौन बोल रहा है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि नेतन्याहू। ऑस्ट्रेलिया, हम्म। हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 2025 हम्म। में पैलेस्टीन को स्टेटहुड रिकग्नाइज किया। हम्म। और उसके बाद से ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया। हम्म। और 7 अक्टूबर 2023 के बाद से एंटीसेमेटिक अटैक्स जो हैं जूस पे, हम्म। वो इसराइल के फार राइट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के कारण ज्यादा बढ़ गए। इसमें तो इसमें मोसाद का कोई भी शक हाथ नहीं। नहीं है। हम्म। जो बात है, अब 2 लोगों की इसमें मृत्यु हुई। मैं आपको बताऊंगी वो 2 लोग कौन हैं जो जी जी विक्टिम्स हैं। जी जी जी। एक है रब्बी डेविड कोहेन। हम्म। ये एक फैनेटिक जायनिस्ट थे, मतलब ये प्रो गाजा जेनोसाइड पे बिलीव करते थे। ये चबाद, जो बहुत ही यूनिवर्सल अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हसीदिक ज्यूज का जो ग्रुप है इंटरनेशनली, उसके हम्म। ये सिडनी के हेड थे और अमेरिका के साथ डीप टाइज रखते थे। जी जी जी। दूसरे, हम्म। रब्बाई एली श्लैंगर, हम्म। ये 41 ईयर्स ओल्ड थे। ये तो हम्म। आईडीएफ को ब्लेसिंग्स, आईडीएफ को फंडिंग, हम्म। वेस्ट बैंक में इलीगल पैलेस्टीनियंस इनफैक्ट जिनकी मौत हो रही है उस पे ये रिजॉइस करते थे। हम्म। इजरायली मिलिट्री के साथ थे। जो लैंड हम्म। ग्रैब वेस्ट बैंक में हो रहा है जूइश सुप्रीमिज्म के नाम पे, इन्होंने तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करना मतलब गॉड को बिट्रे करना और होता मुझे है। लग रहा है कि शुभदा जी यही एक बड़ी बात हो जाती है जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में विद्रोह और नाराजगी जरूर पैदा बिल्कुल, करती है। मेरे साथ कुछ और बिल्कुल। खास मेहमान हैं, जल्दी से मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह भी मेरे साथ में कनेक्टेड है। पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर रजा काशिफ जंजुआ भी मेरे साथ में कनेक्टेड है। पाकिस्तानी पत्रकार अली असगर भट्टी भी मेरे साथ में जल्द ही कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। आप सभी का भी एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं जल्दी से रुक करना चाह रही हूँ संजीत सिरोही जी, आपका जरा मुझे समझाइए, क्योंकि अभी कई ऐसी रिपोर्ट्स में ऑस्ट्रेलिया मीडिया के हवाले से ही पढ़ रही थी, तो उसमें ये भी बड़ी बातें सामने आई हैं कि पाकिस्तान का इस पूरे मामले में, इस पूरे हमले में बड़ा कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है कि रिसेंटली ये दोनों आरोपी, जो कुछ समय पहले तक पूरी तरह से निर्दोष भी थे, मासूम भी थे, वो जाते हैं पाकिस्तान। यहां पर उनकी किनसे मुलाकात होती है? हालांकि कई सूत्र तो उसमें ये भी बताते हैं कि आईएसआई या फिर पाकिस्तान के आर्मी के साथ में अधिकारियों के साथ मुलाकात होती है, और जब वो लौटते हैं तो उसके बाद में वो ये एक बड़ी तस्वीर जो बॉन्डी बीच पे नजर आई वो हो जाती है। तो ये पूरा पूरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है सर। नैना जी, अभी मेरे हिसाब से अभी हमको ये चीजें अभी इतनी जल्दी बिलीव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत चीजें उभर के आ रही हैं। और हेलो जी तो जी मुझे सर। ये लगता है कि अभी इट इज टू अर्ली टू कम टू एनी कंक्लूजन कि इनका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन था। ये आईएसआई से जाके मिलके आए और उसके बाद इन्होंने ये
इस घटना को अंजाम दिया। पर हाँ, इसमें बात जरूर है कि दोनों घटनाओं में, जो पहलगाम में हुई थी और जो बॉन्डी बीच में हुई है, दोनों में सिमिलैरिटी है। पहलगाम में जो हमला था वो हिंदुओं के ऊपर हमला था, और बॉन्डी बीच में जो हमला हुआ है जूस के ऊपर हमला है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो भी आतंकवादी हैं, अब ये साजिद अकरम और नवीन अकरम जो है बाप बेटा है, और जो पहलगाम में हुआ था उनका एक ही मकसद था कि किसी एक नेशनलिटी को, किसी एक रिलीजन को टारगेट करना, और वो उन्होंने टारगेट कर दिया। अभी ये चीजें जो अभी मैडम बता रही थी कि वो जो है जू थे, वो जो उनको वेस्ट बैंक के बारे में थे, वो बड़े फेनेटिक्स थे। देखिए, अगर वो फेनेटिक्स थे तो जिन्होंने हमला किया वो भी तो जिहादी थे। तो इसलिए ये कहना कि जी वो ऐसे आदमी थे इसलिए उनके ऊपर हमला किया, ये किसी को हक नहीं है कि कौन आदमी कैसा है और उसके ऊपर आप जाके हमला कर दो। और उनके चक्रों में आप जो है 15-16 निहत्ते आदमियों को, जो अपना जो है त्योहार मना रहे हैं, हनुक्का त्योहार, जो कि जूलियस फेस्टिवल ऑफ लाइट है, जो कि कल से शुरू हुआ है, 8 दिन तक चलेगा, और आप जाके उसको हमले का अंजाम दो। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। एक जो है रिलीजन के ऊपर हमला हुआ है, और कहीं भी किसी को रिलीजन को देख के अगर हमला होता है तो ये जो है बड़े शर्मनाक बात है, हमलावर कोई भी हो। अब इनका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है कि नहीं है, इजराइल तो मानता है कि इनका कनेक्शन जो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने या ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने अभी तक इनकी कोई तहकीकात नहीं की। यहाँ तक भी कहते हैं कि नावीद अकरम जो है लाहौर का रहने वाला है, वहां की जो आर्मी की यूनिवर्सिटी में उसमें पढ़ता था। तो अभी ये चीजें सबकी जो है, अभी क्या सही है क्या गलत है इस स्टेज पे कहना मुश्किल है, लेकिन ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। और इसकी मुझे लगता है कि हर इंसान को इसका जो है निंदा करनी चाहिए, और पूरे के पूरे जो है ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ पूरी दुनिया के जो नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं उनको उनका जो है समर्थन करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। बेशक सर, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वही बात है कि आखिर कैसे निहत्थे लोगों को टारगेट किया जाता है और उन्हें टारगेट करके मौत के घाट उतारा जाता है। चाहे बात पहलगाम हमले की हो या फिर सिडनी के इस बॉन्डी बीच हमले पर हुआ, जो एक बड़ा दृश्य, एक बड़ी तस्वीर नजर आई, वो अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े कर देता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बार बार बहुत अहम, और बहुत जो तमाम कनेक्शंस हैं वो एक अलग तस्वीर पेश करें डॉक्टर रजा काशिफ जंजुआ। क्योंकि ठीक है, जैसे कि अभी संजीत सिरोही जी ने कहा है कि बहुत जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो नवीद अहमद है, जो फिलहाल अभी गंभीर रूप से घायल है, शुरुआती पूछताछ में उसने पाकिस्तान के विजिट्स और पाकिस्तान के कनेक्शंस को लेकर बातें स्वीकार की हैं। ये भी ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के हवाले से कई बड़ी ऐसी खबरें सामने आती हैं। तो ऐसा क्या हो गया? और बार बार जब आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान को कहा जाता है तो बड़ी बुरा, सबको बहुत बुरा लगता है। क्यों ना कहा जाए? इस बार तो ऐसा लगता है सर्टिफिकेशन मिल गया, मोहर लग गई उस पे। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात यह कि बड़ा गलत कदम हुआ है, नहीं होना चाहिए था। और आप देखें कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि देखें जिस बंदे ने आके उसको बचाया, कवर किया, उसको तो नहीं पता अगला कौन है। अहमद जो लड़का है जिसने इनको कवर किया, अगर इस्लामिक उसमें होता तो फिर बचाने वाला या उनको टेररिस्ट को ग्रिप करने वाला बंदा वो भी फिर नहीं होता। तो एक तो चीज ये कि रिलीजन कोई भी हो, चाहे इस्लाम हो चाहे दुनिया का कोई भी रिलीजन हो, इवन के जूइश रिलीजन हो या हिंदू हो या क्रिश्चियनिटी, कहीं भी नहीं कहा गया कि टेररिज्म करें, ना इस्लाम में कहा गया। तो दुनिया का कोई भी ऐसी प्रीचिंग नहीं होती, ना किसी किताब में लिखा हुआ है। तो जब ये नहीं लिखा तो ये कह देना कि इस्लाम से ताल्लुक है या किसी से, या टेक्सास में आप देखें जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, वो एक सेनेट के लिए जो एक कांग्रेस के लिए खातून लड़ रही हैं इलेक्शन, वो तो हर वक्त यही करती रहती हैं कि जी इस्लाम ऐसा है वैसा है, और खुद वो इमिग्रेंट्स हैं। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, इमिग्रेंट्स जहां भी होते हैं वो इतने, हम 100% नहीं कहते कि वो सारे के सारे ठीक होते हैं, और किसी कंट्री का काम है कि किसी को इमिग्रेशन देने से पहले चीजों को मैनेज करे, देखे। और जितनी टेररिज्म है, ये जो गन्स हैं ये कोई पाकिस्तान से तो नहीं गई। उनका जो गन्स का लॉ है वो कह रहे हैं कि गन किसके पास होनी चाहिए, बंदूक, वो देखा जाएगा। अब अमेरिका के स्कूलों, लेकिन सवाल तो नियत पे है, सवाल तो मंशा पर है। ठीक है, गन कल्चर वहां का एक आम कल्चर, उसका एक तरह से हिस्सा है,
लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक नवीद अकरम के दिमाग में ऐसा आता है? 24 वर्षीय लड़का जिसके सामने पूरी जिंदगी है, वो तो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक था, उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, नाराजगी जताने का कुछ और तरीका हो सकता था। आखिर ऐसा क्या माइंड वॉश हो गया उसका कि जाता है जहां पर निहत्थे लोगों पर, बेकसूर लोगों पर फायरिंग ताबड़तोड़ शुरू कर दी जाती है? अच्छा, जो लड़के की आपने बात की ना, मैं वही कह रहा हूं कि जो उसका लड़का 24 साल का छोटा लड़का था, अमेरिका के स्कूलों में आप देखें ना, अक्सर गन्स लेके बच्चे जाते हैं और पूरे स्कूलों में कर देते हैं। उनका कोई ताल्लुक इस्लाम से तो नहीं है, ना वो मुसलमान होते हैं ना वो हिंदू होते हैं। आपके ऊपर जब बुरा वक्त आता है ना, याद रखिएगा, यूरोप, मिडिल ईस्ट जब चीजों पे आते हैं तो उस वक्त कोई इंडियन और पाकिस्तानी नहीं देखते, कलर आर सेम, एक ही डीएनए है। आप जहन में रखिएगा, पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, डीएनए तो दोनों एक ही लेके घूम रहे हैं ना। आप रिलीजन की बेस पे आप कह रहे हैं, अमेरिका में भी जब इश्यूज आए, अभी जब मुश्किल टाइम आया, तो वो एशियंस को एक ही कैटेगरी में लेते हैं। तो एक चीज तो इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, जब वो बच्चे जाके स्कूलों में कर रहे हैं तो वो किसने किया? आप देखें, गांधी जी का मर्डर जब हुआ तो अब आप क्या कहेंगे कि क्या वो मुसलमान था कि जिसने कर दिया? आपके सामने ही है ना, चीजें जब बिगड़ती हैं। या पाकिस्तान में कर दिया गया, हम कहेंगे जी इंडियन थे, नहीं, अफगानियों ने अगर पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली का मर्डर एक अफगानी के हाथों हुआ, तो हमने तो नहीं कहा कि वो इंडिया ने कर दिया। देखिए, पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप सबसे बुनियादी लेकिन चीज पता है होती रजा जी क्या होता है, रजा जी पता है क्या होता है कि जब जब ऐसा कहीं पे किसी पाकिस्तानी का या किसी आतंकी गतिविधि में पाकिस्तान का नाम आता है तो सीधे पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बार बार लेना देना नहीं होता तो आतंकी घर में मिलते हैं, आतंकियों का कनेक्शन मिलता है। और अभी भी कि ये भी इस बीच में स्टैब्लिश हुआ कि कुछ दिन पहले ही नवीद और उसके पिता बाकायदा पाकिस्तान आए थे मुलाकात करने के लिए, और उसके बाद में आते हैं और बड़ी इस तरह से वारदात को अंजाम देते थे। अच्छा जी, अच्छा, पहली बात ये कि अगर पाकिस्तान आए, मैंने तो ये भी सुना है कि बेसिकली दोनों अफगान है, नेशनलिटी उन्होंने कहीं किसी तरह से अगर इलीगल ले ली या कुछ, और ये बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। आप देखें कि ये कह देना कि पाकिस्तान आए और आपने तो सीधा सीधा कहा आईएसआई है, फलाना है। मुझे एक बात बताएं, अभी आपकी नई फिल्म आई है धुरंधर, आपने देखी है पूरी? इत्तेफाक से उसके आप डायलॉग्स देखेंगे, वो उसका एक डायलॉग मुझे लग रहा है आपने जरूर धुरंधर देख ली। धुरंधर तो आपने वहां पर कोई और देखे ना, वहां पाकिस्तान की असलियत ना समझ जाए, आपने तो उस पर पाबंदियां लगवा दी थी ढेर सारी। मैं तो चाहती हूँ आप देखिए उसे एक बार। अच्छा, मैंने देखी है, लेकिन उसमें जो डायलॉग है वो कहता है हमारा इंडिया का पहला दुश्मन जो है वो इंडियंस ही हैं, पाकिस्तान तो बाद में आता है, दूसरा दुश्मन है, सेकंड पे है। तो आपके तो पहले नंबर पे इंडियंस ही आपके दुश्मन है। इंटरनल आपके पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। वो मूवी तो इंडिया की रिवील कर रही है कि इंडियन पॉलिटिक्स कितनी डर्टी है, कि वो सारी चीजें बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये तो आप इंडिया को इंप्रूव करें ना, इंडियंस अपने मामला। अच्छा, ठीक है, रावण जो है वो क्यों नहीं काम कर रहा? ठीक है, ठीक है। रजा काशिफ जी, रजा काशिफ जी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि इंडियंस के किस रूप में। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्यों इस तरह से बातें कही गई, क्योंकि जब जब पाकिस्तान पे भरोसा करने की बात आई तो हिंदुस्तान से ही कई लोगों की आवाजें निकलती हैं कि अरे बातचीत का जरिया अपनाइए, बातचीत का जरिया अपनाइए, मौका दीजिए, मौका दीजिए। मौका देने के बाद में मिल जाता है पहलगाम हमला। तो यही बिल्कुल सही बात कही गई उसमें कि हमने हर बार जब मौका देने की बात हुई या हम पाबंदियां लगाते हैं तो कुछ लोग मौका देने की बात कर देते हैं। और ऐसा तो आपके सबसे पहले तो आपको अपने घर में जरूर देखना चाहिए कि आखिर क्यों हर आतंकी गतिविधि का पाकिस्तान से कनेक्शन हो जाता है। या तो वो पाकिस्तान प्रायोजित होता है, या तो पाकिस्तान का विजिटर होता है, या पाकिस्तान का समर्थक हो जाता है। इस बात को भी जरा समझना चाहिए। अली असगर, मैं चाहूंगी, माफ कीजिए अली शाह जी, जरा मुझे इस बात को जल्दी से एक बार समझाइए। यही बात जो यहाँ पर रजा काशिफ कह रहे हैं कि ये तो कहीं से स्टैब्लिश होता नहीं है, वो तो धुरंधर तक की मूवी पर चले गए। जब हर बार ये कहा जाता है कि कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्यों पाकिस्तान का कनेक्शन हर रूप में निकल कर सामने आता है? जो पाकिस्तान से गेस्ट है हमारे, उनका कहना है कि हम हर चीज में पाकिस्तान का नाम जोड़ देते हैं। भाई हम ना पाकिस्तान का नाम जोड़ते हैं, हम रिलीजन का नाम जोड़ते हैं। रिलीजन ने किसी ने भी यहाँ पर बात नहीं करी। आप बात को घुमा रहे हैं, नेशनैलिटी पे सवाल उठा है, क्योंकि पाकिस्तान को कहा जाता है आतंकिस्तान। टेरर फैक्ट्रीज कहाँ पर हैं? आतंकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के अंदर है। अब जो साजिद अकरम जो 50 साल के थे और उनके जो बेटे नावीद जो 24 साल के थे, अब कितने बार कितने मरतबा पूरा रिकॉर्ड निकल कर आया है, और आप फिर आप कहते कि कनेक्शन नहीं है। बहुत मुझे तो शक है
मुझे पूरा शक है, क्योंकि इनकी गाड़ी में भी आईएस के फ्लैग, इस्लामिक स्टेट के झंडे पाए गए। और जो फादर जो है 50 साल का, वो पहले मरा, बाद में 24 साल का बेटा वो बहुत बुरी तरह घायल है। अब ये जूइश फेस्टिवल जो होता है ना, हनुका, वो उस इवेंट में ये विक्टिम 10 साल की बच्ची, आप सोचिए, ब्रिटिश बॉर्न रबाए, रबाए जैसे कि होते हैं जूस के, जैसे कि हमारे होते हैं, जैसे मुसलमानों के हो गए मौलवी साहब या पंडित हो गए हमारे, या ग्रंथी साहब हो गए, रबाए, ठीक है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, होलोकॉस्ट सर्वाइवर। तो अब आप देखिए, ये पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी आते हैं ये करते हैं। अब आप देखिए, जो बायस्टैंडर था अहमद अल अहमद, बड़े डेयरिंग से हमने देखा कि अहमद अल अहमद निहत्ता गया और वो फिल्म हुआ, वीडियो वायरल हुआ है, और 4-5 गोलियां लगी हैं उनके कंधे पे। बल्कि जो न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर हैं क्रिस मिनिस, वो गए थे अस्पताल इनको मिलने के लिए, और गनमैन ने, जो रिपोर्ट के इस्लामिक स्टेट के मोस्ट लाइकली है ये, और जो गाड़ी के अंदर जो झंडे मिले, और जो एंथनी एल्बनीज हैं इनके ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने बोला है कि ये शायद एक टेरर सेल के हिस्सा नहीं थे शायद, और इनका मोटिव जो था वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ को था। तो अब आप देखिए, बताइए साहब, आप रिलीजन की बात कर रहे हैं, रिलीजन तो हम में से किसी ने नहीं बोला, किसी ने भी रिलीजन नहीं बोला। पाकिस्तानियों को क्यों लगता है कि उन्होंने दुनिया भर के सारे मुसलमानों का ठेका ले रखा है, वो है माँ के पाकिस्तान में मुसलमानों के रखवाले? क्यों क्यों भाई? सबसे बड़े दुश्मन मुसलमानों के आप हो, पाकिस्तानी हो, सबसे बड़े दुश्मन। क्योंकि जितना नुकसान मुसलमानों को पाकिस्तानियों ने पहुंचाया है, जितना बदनाम मुसलमानों को पाकिस्तान ने किया है, अब आपने बोला कि वो अफगानी था। भाई, पाकिस्तान इज द रीजन फॉर बदनामी ऑफ एवरी मुस्लिम। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए और खूब जान लीजिए, क्योंकि आप टेरर फैक्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। उसामा बिन लादेन कहां पर पाया गया? उसामा बिन लादेन आपके मुल्क में पाया गया साहब। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, इनको तो आप आतंकी मानते ही नहीं है। ऐसे आतंकियों के जनाजे पे तो आपकी फौज, आपकी सेना। अरे सुन लीजिए साहब, अरे जब आप बोलते थे तो मैंने इंटरप्ट नहीं करा। अब आप जेंटलमैन, आप सुनिए, आप सुनना पड़ेगा साहब। अरे यार, डोंट बी मैच्योर, सुनिए, बचकानी बातें मत करिए, यहाँ पे बचकानी बातें मत करिए। दुनिया आपको देख रही है और थू कर रही है, वैसे ही पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। आप एक और है, आइए, टू ऐड मोर टू इट, टू ऐड मोर ग्लोरी टू इट। अब देखिए, सिडनी जो रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने बोला है कि जो ब्लड डोनेट करने के लिए सब लोग पहुंचे, लेकिन कई सारे ऐसे थे जो वहां पर जो हेल्पलेस। अब अहमद अल अहमद जो गया, वो डेयरिंग, मैं दाद देता हूँ डेयरिंग की, दाद देता हूँ। उन्होंने कैसे, वो वीडियो वायरल वीडियो में देखा, वो गन छीनी, उनको अपनी जान की परवाह ना कर अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पे खेल कर उन्होंने वहां पर गए। तो ये पाकिस्तान, मैंने एक ओपन लेटर लिखा था, ठीक है, जैश ए मोहम्मद को, और वो बड़ा वायरल हुआ था। आपके पाकिस्तान में तो खूब आप लोगों ने हमको विलन के तौर पे पेश किया। मेरे दोस्त, मेरे सीनियर है, मुझे गौरव आर्या, और मैं, मेरे गौरव आर्या साहब के तो आपने एफिजी दिला दिए, मेरे को तो विलन बना के आपने हमारे हिंदुस्तान के चैनल में से स्क्रीनशॉट मार के सिंदूर के टाइम पे खूब प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करी, लेकिन आपका झूठ पकड़ा गया। तो पाकिस्तान जो है, अगर वो समझ ले इस बात को कि वो आतंकियों को बढ़ावा देता है, इसके लिए दुनिया में कहीं पे भी आतंकी घटना होती है, सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान का। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना धुएं के आग नहीं होती है भैया, बिना आग के भी धुआं नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात, इसी बात को लेकर मैं अली असगर भट्टी जी का रुख करना चाह रही हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं अली असगर भट्टी जी। रजा काशिफ जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपको इनका जवाब देने का मौका दूंगी, लेकिन जल्दी से अली असगर भट्टी जी का एक रिएक्शन में ले लेती हूँ। अली असगर भट्टी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एक तरफ कहा जाता है कि पाकिस्तान खुद ये कहा जाए आतंकी गतिविधियों का या फिर आतंक का विक्टिम है। अगर विक्टिम है तो क्यों हर होम ग्रोन आतंकी पाकिस्तान से ही निकलकर सामने आता है? और इस बार तो आपको इंडियन मीडिया से हमेशा बड़ी मोहब्बत है कि इंडियन मीडिया ही सारी चीज़ों को टारगेट करती है, बनाती है, बताती है। ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, बोंडी बीच पर जो हुआ, वहाँ के जो कनेक्शंस हैं वो सीधे सीधे ये बताते हैं पाकिस्तान से इनका कनेक्शन है। अब क्या कहेंगे, ये वैचारिक ट्रेनिंग किस तरह की है उनकी? अब अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये बताएं कि ये वाकया कहाँ पर पेश आया है। उस मालिक ने पाकिस्तान का ना नाम लिया, ना किसी जगह पे उन्होंने कहा किसी का भी।
इकराम जो है, नवीद इकराम, वो कहाँ का रहने वाला है? आपने फॉरेन इंडिया ने 24 घंटे नहीं गुजरे, पहलगाम वाला वाकया आपको याद होगा, आपने उसी से पहले आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया था। अभी तक वहां पर देखें उस मालिका की तरफ से कुछ भी, यानी कि किसी को नहीं पता किस मालिका है किसका नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको यानी कि फौरन आपको सूरत हाल का ये अंदाजा हो रहा है कि आपने पाकिस्तान पे फौरन नाम लगा दिया। जनाब अली असगर जी, आपका अली असगर भट्टी जी, सुनिए देखें, वहाँ की जो जांच टीमें हैं ना, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स इंडियंस नहीं हैं, समझिए। आपको जो इंडिया का फोबिया है ये वो नहीं है। और आप बार बार पहलगाम की बात करते हैं, तो पहलगाम आप और हम बखूबी जानते हैं, उसके बारे में तो ना ही एक बार फिर से सारी बखें उधड़ जाएंगी, उसका जिक्र ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वो तमाम तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है। मैं बात कर रही हूँ बोनी बीच की। मैं इंडिया का ट्वीट दिखा देता हूँ। सबसे पहले वहां पर वाकया होता है, फौरन ही ब्रिगेड जो आपकी इंडिया है सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाती है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। प्रूफ कोई नहीं होता, सिर्फ बदनाम करना होता है। आपके ट्वीट कल के चेक करें कि पाकिस्तान को उन्होंने फौरन ताने बाने पाकिस्तान से मिला दिए, वो नवीद अकरम को पाकिस्तान में मुलाकात करवा दी, फिर ISC से मुलाकात भी करवा दी। आप वहां पर आपके पास प्रूफ ही कोई नहीं होता, वो ये भी नहीं पता कि नवीद जो इकराम है वो बंदा कहाँ का रहने वाला है, लेकिन आपने फौरन ही हमारे सोशल मीडिया से, वहां से उसके फेसबुक से उसका अकाउंट उठाया, तस्वीरें उठाई हैं, वायरल करना शुरू कर दिया। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान को फौरन बदनाम करना शुरू कर दिया। अभी तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी भी ममालिक का नाम नहीं लिया गया, किस मुल्क के वो बशिंदे थे, किस ममालिक के वो रहने वाले हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से फौरन प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। हमेशा इंडिया को फिर बाद में जब ये सच्चाई समझ आती है, फिर उसके मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि उनका पाकिस्तान के जो है हमेशा प्रूफ के साथ बात कर रहा होता है। इंडिया है वो 24 घंटे नहीं गुजरते उससे पहले यानी कि आपसे इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। अभी भी आप इल्जाम लगा रहे हैं, अभी भी आपके पास प्रूफ कुछ नहीं होगा। अरे भाई साहब सुनिए, अली असगर भारत का इसमें इन्वॉल्वमेंट कहाँ? मैं वही कहती हूँ, आप एंटी इंडिया सिंड्रोम से ग्रसित हो गए सर, एंटी इंडिया सिंड्रोम से ग्रसित हो गए हैं। आपको हर चीज में सिर्फ इंडिया इंडिया नजर आता है। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं आप, पाकिस्तान का कनेक्शन होता है आतंकियों के साथ में, आपका आतंकियों के साथ में कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। वहां पर बोनी बीच पे जाकर सीधे सीधे टारगेट कर दिया जाता है। पहलगाम हमले को लेकर ठीक है, मैं यही बात शुभदा जी का रुख कर रही हूँ। शुभदा जी जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि भाई पहलगाम में तो आतंकियों का, ये पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं था, फिर इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों हो जाती है पाकिस्तान और आतंकियों को? हर चीज उनको इंडिया 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 क्यों नजर आता है? देखिए नैना जी, कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी। जो मुंबई अटैक हुआ था इंडिया पे, तो उसमें रब्बाई गब्रियल हॉल्सबर्ग जो बॉम्बे में रहते थे, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनकी बीवी का नाम रेविका था, उनके ऊपर भी अटैक हुआ था। और जो क्योंकि मुंबई में जूइश कम्युनिटी ज्यादा है, जिसके कारण अभी हानुका के जो फेस्टिवल के दौरान इंडिया में भी अलर्ट जारी हुआ है सेफ्टी के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी, जो मेरे पाकिस्तानी कॉलीग बोल रहे थे, नवीद अकरम जो 24 साल के हैं, एक लेवल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इतना फैला नैना जी ऑस्ट्रेलिया में कि एक दूसरे इंसान जिसका नाम नवीद अकरम था, उसके ऊपर अटैक्स हो गए, जो इनोसेंट था, बस उसका नाम नवीद अकरम था। तो मिस इन्फॉर्मेशन, पोस्ट ट्रूथ और डिस्टोपिया की इस दुनिया में, जहां हम सोशल मीडिया में जो भी होता है उसको सच मान लेते हैं, तो इससे एक स्टेप हमें वापस लेना होगा। देखिए, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, इनफैक्ट उन्होंने जूस तक का नाम नहीं लिया जो विक्टिम्स थे, जिसके खिलाफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने काफी गुस्सा शुरू किया है। लेकिन मैं संजीत सिरोही जी को एक चीज बोलना चाहूंगी, सर, पैलेस्टीनियंस जूस होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं और मुस्लिम्स होते हैं। इजरायली सिर्फ जूस नहीं होते और ना ही पैलेस्टीनियन सिर्फ मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस होते हैं। तो एक चीज आप ये जान लीजिए। दूसरी चीज, जो रब्बाई एली श्लांगर हैं, इसी इंसान ने 2022 में, जो पैलेस्टीनियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थी, उसका खून हुआ, उसकी मौत हुई, जिसका नाम शिरीन अबू अखलेक है, और उसका मॉकरी किया था, मतलब ये वन साइडेड क्यों हमारा रहता है, एक तरफा मोहब्बत क्यों रहता है इजराइल के साथ? आप ये भी बोलिए कि इजराइल में जो वेस्ट बैंक और गाजा में इलीगल सेटलमेंट्स करवा रहे हैं वहां के राइट विंग गवर्नमेंट, वो गलत है, आप ये भी बोलिए। ये सिर्फ हनुका सिर्फ उनका फेस्टिवल है क्या? पैलेस्टीनियंस का फेस्टिवल नहीं है हनुका सिर्फ और सिर्फ क्या, मतलब सिर्फ ईद और क्रिसमस होता है पैलेस्टीनियंस का फेस्टिवल? सर, मैं इन देशों में रह चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इस पर्टिकुलर रेटरिक पे मत जाइए। हाँ, किसी भी एक फैनेटिक, ह्यूमन लाइफ होती है,
लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ये नफरत कहाँ से आ रही है। और दूसरी चीज है, सिडनी में आम इंसान को रहना बहुत मुश्किल हो गया है। जो नवीद अकरम है, 24 साल के हैं, अनएम्प्लॉयड हो गए थे 6 महीने पहले। वो ब्रिक लेइंग का काम करते थे। सिडनी में इकोनॉमिक डिसरप्शन है। इजरायली गवर्नमेंट उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है 7 अक्टूबर की जितने जितने के लिए ऑस्ट्रेलियन मुझे गवर्नमेंट लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबल तो है अपने कल आप के में एक लिए। बड़ी, ये अपने आप में जो इमिग्रेशन और जो लोग माइग्रेशन के साथ में जाते हैं, जो माइग्रेंट्स होते हैं, उनके सामने कई चैलेंजेस होते हैं, इसमें कोई शक बहुत नहीं, चैलेंजेस होते हैं। इसमें और कोई नैना शक जी, नहीं। अगर जी इमिग्रेंट्स को भगाया जाएगा, जैसे ब्रेग्जिट में हमने देख लिया, या फिर इमिग्रेंट्स का जो ईयू कर रहा है, इनकी सारी इकोनॉमीज बिना इमिग्रेंट्स के चल नहीं पाएंगी। इनका सारा चीप लेबर लेकिन इमिग्रेंट्स करते सबसे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं इस पूरे हमले को देखती हूँ, रजा काशिफ उस समय कुछ कहना चाह रहे थे, मैं जानती हूँ रजा काशिफ, अगर इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन पूरी तरह से स्टैब्लिश भी हो जाता है, तब भी आप उसे स्वीकारेंगे नहीं, आप उसको से पल्ला झाड़ते रहेंगे, जैसा कि यूएस हमले के बाद में हुआ था, जैसे कि भारत में तमाम एक के बाद एक हमलों में पाकिस्तान की भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट सामने आई, उसके बाद में भी कभी स्वीकार नहीं किया। तो मैं इस चीज को, तो मैं इस बात से तो ये कह दूं कि ठीक है, आप उसे स्वीकारेंगे नहीं, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन आप ये मानेंगे कि बड़े स्तर पर रेडिकलाइजेशन ये बहुत घातक होता जा रहा है, और हर बार पाकिस्तान का नाम अगर आता है पूरी दुनिया में, तो ये तो ग्लोबल टेररिज्म हो चुका है, और सोर्स क्या है ये हम सब जानते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टेररिज्म की कोई रिलीजन भी नहीं होता, कंट्री भी नहीं होता, स्टेट भी नहीं होती, और लेकिन मसला ये है कि इंडिया में इलेक्शन भी नहीं होते पाकिस्तान के बगैर। आईएसआई का नाम आप प्रोग्राम में ना लें तो प्रोग्राम भी नहीं होता। देखिए, आईएसआई बहरहाल एक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है और बहुत खूबसूरत एजेंसी है, और प्रॉपर तरीके से हर मुल्क की अपनी एक इंटेल होती है ताकि वो अपने आप को ठीक करे। तभी आपने आईएसआई चीफ को, पूर्व आईएसआई चीफ को आपने सलाखों के पीछे डाल रखा है। सुन लेना, तो इसका मतलब है, देखिए पाकिस्तान में कितना मेरिट है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि कोई इलीगल एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। ये तो अभी आपने खुद ही प्रूव कर दिया कि अगर जो चीज गलत करेगा वो अंदर जाएगा, उसको सेंटेंस भी होगी। तो इसका मतलब है ऐसे ही बहुत अच्छी एजेंसी है, और पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है। ठीक हो गया, तो आपने खुद ही प्रूव कर दिया ना कि देखें एक बंदा जेल में भी गया, इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रॉपर मुल्क है। इससे अच्छा मुल्क दुनिया में कोई है ही नहीं पाकिस्तान से, जहां पे इंटेलिजेंसियों का भी तौबा ऊपर वाले से जरा खौफ खाइएगा रजा काशिफ जी, जरा खौफ खाइएगा, आखिर किस चीज को लेकर। ठीक है, मैं ये खौफ तो आपसे खाना है, ये सही से हमारी तो मोहब्बत है। आईएसआई से खौफ? अरे मुझे लग रहा है कि अभी क्या है, आईएसआई के चक्कर में आपकी क्या हमेशा पूरे हर जगह पर फजीहत हो जाती है, उस चीज को समझना चाहिए। आपकी यही आईएसआई या यही आर्मी के चक्कर में 78 सालों से आपका एक प्रधानमंत्री पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। इसी आईएसआई और इसी सेना के पूरी कहा जाए तानाशाही रवैये से वहां पर डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाती। सबकी जेबें भरती है, पाकिस्तान की जनता जो है आप उसे सीधे सीधे आतंकिस्तान में बदल देते हैं। मैं यही बात संजीत सिरोही जी का रुख करना चाह रही हूँ। संजीत जी, रजा काशिफ जी कह रहे हैं भाई सबसे ज्यादा खूबसूरत और अमन पसंद देश है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि ग्लोबल टेररिज्म तो ठीक है, सोर्स हम सभी को पता है। ग्लोबल टेररिज्म में क्या है, चाहे बात यूएस की हो, भारत की हो, चाहे बात दुनिया के अलग अलग कोनों में आतंकी गतिविधियां होती हैं, उसमें ज्यादातर जो बड़ी भूमिका है वो पाकिस्तान की होती है, लेकिन फिर भी स्वीकार करेंगे तब। नैना जी, रजा कौशिक साहब जो बोल रहे हैं, मेरे को बड़ी हंसी आती है कि मतलब इस तरह की बातें, एक पत्रकार होकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आईएसआई जो है मजबूरियां हैं सर, मजबूरियां नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, पता नहीं मजबूरी है या क्या है, उनकी मजबूरी ही हो सकती है जो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, आईएसआई चीफ को जो है, इनका जो चीफ था उसको 14 साल की सजा कर दी, और उसके बाद वो कह रहा है जी बड़ी अच्छी हमारी वो है। अरे तुमने तो इमरान खान को 200 केसेस में अंदर कर दिया, जो आपका पूर्व प्रधानमंत्री था, जो कि बहुत सबसे पॉपुलर जो लीडर आज पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान में है तो इमरान खान है, और वो जेल में है। तो काय की डेमोक्रेसी आपकी डेमोक्रेसी तो जो थोड़ी बहुत बची भी थी वो आसिम मुनीर साहब ने आपसे वापस ले ली है, और शहबाज शरीफ सिर्फ अब एक स्टैम्प पेपर पे भी साइन नहीं कर सकते, वो उनकी इतनी औकात नहीं रही है। तो आप ये जो आईएसआई की, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की आज जब बात करते हो तो हमको हंसी आती है। अब ये जो आईएसआई को बोल रहे हो चीफ को कि जी बड़ी तो
करप्शन थी इसलिए उसको अंदर कर दिया। ये इसलिए अंदर किया क्योंकि ये प्रो इमरान खान था और आसिफ मनीर नहीं चाहता जो भी प्रो इमरान खान है उनको या तो जो है उनसे माफी मंगवा लेता है या देश छुड़वा देता है या उनको जेल में बंद कर देता है। उनको जो इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके आधे से ज्यादा मिनिस्टर जेल में हैं और कुछ भाग गए हैं और कुछ को जो उन्होंने पार्टी बदलवा दी है, उनकी पार्टी को पूरा बैन कर दिया गया है। किसी भी देश में अगर कोई पार्टी बैन होती है तो डेमोक्रेसी किस बात की डेमोक्रेसी है? 27th अमेंडमेंट करके आपने चीफ को जो है खुदा बना दिया है कि वो जो भी करे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया जाएगा। तीनों जो चीफ है वो उसके अंडर है, न्यूक्लियर बटन उसके पास है। तो आप ये क्या डेमोक्रेसी और क्या आईएसआई की बातें करती है? आप जो है इसको रजा काशिफ साहब इसको थोड़ा जो है समझने की कोशिश करो। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो कुछ होगा आपके देश के साथ होगा, आप ही उसको भुगतेंगे, लेकिन इसको समझना चाहिए। बिल्कुल रजा काशिफ, मैं बिल्कुल बात करता हूँ। देखें, पहली बात यह है कि प्रोग्राम में मैंने आईएसआई नहीं कहा, आपने पहले कहा जो है हमारी बहन है, आपने कहा कि जी आईएसआई करती है। आप मुझे बताएं, आईएसआई तो बहुत पहले बनी, 48 में आ गई। आपकी तो राह, आपका पीएम शास्त्री का मर्डर हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। आपके पास तो राह बहुत बाद में बनी। कभी आपके जो सिस्टम कर रहे हैं, कभी राह ने जो बेड़ागत किया, राह को तो मैं रावण समझता हूँ। देखें, आईएसआई तो एक मोतबर है, एहतसाब होता है। रजा काशिफ जी, पाकिस्तान के लिए रॉ रावण ही है, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। पाकिस्तान के लिए रॉ आपके लिए रावण ही है, पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल वही होगी जो 10 सर। आप मुझे लगता है रावण को भी आपको ना जरा समझना चाहिए। आपने शायद रामायण और रावण को भी इतना पढ़ा नहीं। मैं चाहूंगी आप अभी, मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप जरा रावण के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में पढ़िएगा। सर बड़ा विद्वान था रावण, दरअसल सिर्फ उसके अहंकार ने उसको अपने उसका यह हश्र हुआ था, सिर्फ अहंकार ने, सिर्फ गलत नीतियों के चलते। और अभी पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क हुआ करता था, लेकिन गलत नीतियों के चलते गलत आतंकी, हाँ आतंकिस्तान बन गया वो। रजा काशिफ जी, आतंकिस्तान बन गया है। आतंकियों के खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए था। अली असगर भट्टी, मैं उनका रुख कर रही हूं। मैं अली असगर भट्टी जी, हर बार अगर आतंकी गतिविधियां बढ़ती हैं तो पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था जो होम ग्रोन है, लेकिन कैसे लेंगे? वो तो एक विचार बन गया, एक सोच बन गया। देखें कि पाकिस्तान में हमेशा बात दहशतगर्दी है वो इंडिया की तरफ से आती है, और इंडिया के हमेशा उन्हें प्रूफ भी दिए हैं। और उसके साथ आपको मैंने पहले भी बताया था कि जाफर एक्सप्रेस आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद हमारे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होनी चाहिए। उस पर उन्होंने प्रूफ दिखाए हैं कि वहां पर आपके पैसे हैं। उसके बाद आपके मौजूदा आपको वो भी याद हो कि हम चाय पिला के आपको मेहमान नवाजी भी की थी, आपका पायलट भी यहाँ पर आया था, आपको वो भी आपको याद होना चाहिए। इससे आपकी याद आज भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि कल से देखेंगे वहां पर स्टेडियम में ये वाकया हुआ। आपका जो ब्रिगेड है सोशल मीडिया, वो पाकिस्तान पे मेल्स यानी कि सोशल मीडिया पे फौरन एक्टिव हो गया और फौरन ही पाकिस्तान पे उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि हाँ भी यहाँ पर टेररिस्ट यहाँ पर उन्होंने किया। लेकिन जिस ममालिक में हुआ उसकी तरफ से कोई अभी तक किसी भी ममालिक या किसी ने भी किया, इंडिया के अलावा सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम के अलावा बताएं तो दुनिया में किस ममालिक ने इससे कहा? हालांकि पाकिस्तान हमेशा ही वो जो दहशतगर्दी की लपेट में रहा, हमेशा विक्टिम रहा, हमेशा वो कहता रहा है कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। और हमारे तरफ से जब भी देखें कि आपको प्रूफ दिए गए हैं कि इंडिया की तरफ से हुए। अब पहलगाम आपका वाकया याद हो, आपने आधा घंटा नहीं गुजरा था, आपने फौरन पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया था। पाकिस्तान लगाने के बाद आपने फौरन ही कह दिया था कि हाँ भी इंडिया पाकिस्तान ने किया है। लेकिन हमारे पीएम ने फौरन आपको फौरन कहा कि किसी भी आप इंटरनेशनल लेवल पे कहें तो हम यहाँ पर हम इंक्वायरी करवा सकते हैं, लेकिन वहां से आप भाग गए थे। उस वक्त आपके पास सिर्फ आपने जंग लड़ने का एक बहाना ढूंढा था, और जंग भी आपने लड़ी है। उसके बाद ठीक 4 दिन आपने मुसलसल रहे, और 2 घंटे में आपको जब जवाब मिला है तो फिर आपके सूरत हाल क्या थी? इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप बात करते हैं तो आप प्रूफ के साथ किया गया है। हमारा पाकिस्तानी जब भी बात करता है वो प्रूफ के साथ अली बात असगर करता है। भट्टी जी, जवाब के लिए, और मुझे लगता है जवाब के लिए तो अभी हमारे साथ रिटायर्ड मेजर अली शाह काफी है। फौरन इल्जाम लगा दिया मेजर अली शाह जी, जी आर यू सिरोही सर जी। मैंने पाकिस्तानी गेस्ट को सब्र से सुना, बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करा। मैं उम्मीद करूंगा ये भी जेंटलमैन तरीके से पेश आएंगे यहाँ पर। पहली बात तो आपने बताया कि हमने आके आपके मुल्क में चाय पी। जी, आप ये मेरे को बताइए, शर्म की बात आपके लिए नहीं है? हमारा पायलट आपके मुल्क में क्रैश कर जाता है, वहां पर चाय पीकर, सूट पहनकर, शेर की तरह दहाड़ते हुए सरहद पार कराता है। ये हिंदुस्तान के लिए शान की बात है, आपकी बेइज्जती की बात है कि हमारा पायलट आपके यहाँ क्रैश किया,
चाय भी पी, सूट भी पहना, हैंडसम तरीके से धड़ाधड़ टाइम में बाहर निकला। पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हो, और ये इट्स नॉट रा, इट्स रॉ, तो प्लीज गेट योर प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेट। आप उसको रा करेंगे तो आपको रावण आपको दिखेगा, और बाय द वे रावण बहुत विवाद आदमी था, बाय द, पहली बात तो ये है। तो आपको फिर आप कहते हैं जाफर एक्सप्रेस का मामला देख लीजिए आप, आपको पता ही नहीं था आपके मुल्क में कैसा हो गया है, कॉट ऑफ गार्ड, पता नहीं क्या हो गया। आपकी इंटेलिजेंस दर्शाती है, आपकी मीडिया की इंटेलिजेंस, आपके सोर्सेज, और गधों पे लाद कर आपने अपने सैनिकों की लाशें ले गए थे, आप गधों पे लाद कर। और वैसे ही गधे आप चीन को बेच रहे हो, आप बाघ बेच रहे हो चीन को, गधों के माफे। आप देख लें कि वो तो बात बाकी- आपने वो कर रही, आप थोड़ी सी आप बात भी सुन लेना, देखें हमें भी मौका दिया जाए कि हम भी आपको अपने बात कर सके। मौका आपको कितना मिला सर? तो मैंने आपको इंटरप्ट नहीं करा। देखे ना कि आप मैं तो आपको कि इंटरप्ट नहीं करा। तो बात ना हुई कि आप दलील के साथ मैंने तो आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करा साहब। में बताएं कि ताने बाने कहां से मिलते थे, मैंने थोड़ा सा तो ये बता आपको दें बिल्कुल कि इंटरप्ट नहीं ताने करा, बाने कहां आपसे बात हजम नहीं हुई, ठीक है, ठीक है, सच्चाई से आपसे हम हजम नहीं हुई। ठीक और है, आपने अली कहा असगर, ठीक है। से सच्चाई हजम होती है, झूठ आप हजम प्रूफ नहीं के होता। साथ बात करते हैं, सच्चाई क्या हमें है हजम होती है, झूठ हमें हजम नहीं होता। अरे लेकिन मैंने झूठ वाली बोला बात है, आपकी ठीक है। बोलती मैं तो- संजीत सिरोही जी भी कुछ कह रहे थे, संजीत, मैं आ रही हूँ शब्द एक एक करके जी। संजीत सिरोही जी, फिर मैं एक साथ जवाब अली असगर भाटी साहब का जवाब देना चाहता हूँ। वो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि जी हमने पहलगांव के बाद जो है आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने आपको 2 घंटे में सब कुछ सिखा दिया। ये आप जो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, ये आपका नैरेटिव बहुत दिन से चल रहा है और ये बार बार आप ये बताए जा रहे हो, और उसको साबित करने के लिए आपने अपने जो है एक जनरल को, जो कि एक फील्ड जनरल था, जो कि 5 दिन तक अपने जो है बंकर से बाहर नहीं निकला, उसको आपने सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए कि हम लड़ाई जीत गए, उसको आपने फील्ड मार्शल बना दिया, और उसको आपने जो है जो लड़ाई में मेडल दिए जाते वो भी मेडल दे दिया। तो ये तो आपने सिर्फ अपना नैरेटिव झूठा चलाने के लिए पूरी की पूरी बात करी। चलो इसको थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, आप कह रहे हैं कि हम जी एक मिनट भाटी साहब, एक मिनट आप देखिए, आपकी बात जब बोलते हो हम दोनों के दोनों चुप रहते हैं, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो आपको भी चुप रहना चाहिए। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, उससे पहले आप कारगिल में जाओ। कारगिल में आप जो अपनी फौज की इतनी बड़ाई करते हो, आसिम मुनीर की फौज में आपके जो जवान मारे गए थे, आपने उनके जो मॉर्टल रिमेन्स थे वो भी एक्सेप्ट नहीं किए। उसको भारत फौज ने, उनको जो है लास्ट उनका क्रियाक्रम था, वो भारत सरकार ने पूरा का पूरा आपके रिलीजन के मुताबिक उसको पूरा किया। उसके बाद आइए 1971 में यही आपकी फौज, जिसके ऊपर आप इतने चौड़े होके घूमते हो और कहते हैं जी हमारी फौज, हमने तो जो है 4 दिन में भारत को मजा सिखा दिया। 93,000 आपके सैनिक, इंक्लूडिंग योर लेफ्टिनेंट जनरल, जो बंगला ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ था, उसने सरेंडर किया था। तो ये चीजें आप जो है ऐसी बातें बोल के आप जो है डिबेट को डाइग्रेस मत करा दो। मुद्दा जो है वो साफ है। ये जो आतंकी है जिन्होंने जो है वहां पे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉडी बीच पे जो हमला किया है, उसकी तहकीकात होगी, और जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें पाकिस्तान का नाम आ रहा है। तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? जब तक वो साफ हो जाएगा तब आप बोलते रहना। तो इसलिए आपको प्रूफ चाहिए, और जब आपको प्रूफ दिया जाता है, मुंबई अटैक का प्रूफ आपको दिया गया, डोजियर पूरा दिया गया। जब पठानकोट के एयरबेस में हमला हुआ तो आपकी जो इंटेलिजेंस टीम को बुलाया गया, लेकिन आपने वहां जाके कह दिया कि कुछ नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं किया। तो ये जो आपका एविडेंस का ना, ये खेल बंद करो। आपको हम एविडेंस नहीं देंगे। आप जब भी ऐसी हरकत करेंगे आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसे हर लड़ाई में 1948 से लेके और ऑपरेशन सिंदूर तक दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अली असगर भट्टी, आप एक साथ जवाब दीजिएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आप बार बार कहते हैं मौके का। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कई बार इसी मंच के माध्यम से कई बार पाकिस्तान एक्सपोज हुआ। 1947 से लेकर 2025 तक भारत ने हर बार पाकिस्तान को मौका दिया, चाहे बात 2014 में पाकिस्तान के खुद वहां के प्रधानमंत्री को न्योता देने के बाद हो, उसके पहले तमाम ऐसी संधियां हो, तो उसके पहले लगातार इसे कई बार सीजफायर्स की बात हो। हमें क्या मिलता है? कभी हमें मिलता है पहलगाम, कभी मिलता है उड़ी, कभी मिलता है करगिल। हर बार सिर्फ और सिर्फ खंजर खोपा गया। इसीलिए तो मंशा की बात हो जाती है ना अली असगर भट्टी, इसीलिए मंशा की बात हो जाती है। और उससे भी दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये आप सोचिए कि जब
बड़े आतंकी, तमाम आतंकियों की बड़ी फहरिस्त जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हित है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, तब भी आप कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में कोई आतंकी नहीं। क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे क्या कि पाकिस्तान में अभी भी आतंकियों की मौजूदगी है? पाकिस्तान ने हमेशा आतंकियों को, उस विचारधारा को पाला पोसा है, सींचा है, बड़ा किया है। ये तो आपने बात बहुत अच्छे तरीके से करती हैं कि आपके ये देखें कि इस टाइम आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों अच्छे हुए हैं कि वो पाकिस्तान के वहां पर अरे पैसा जनाब, अच्छा खासा चल रहा है। आप जर्नलिस्ट हैं अली पाकिस्तान का असगर पैसा अच्छा खासा भट्टी चल जी, रही है। मुझे नहीं लगता कि आप 1 या 2 साल पहले पत्रकार बने होंगे। आप मुझे लगता है, सुनिए, मुझे लगता है आपको भी दशक की पत्रकारिता का अनुभव है। आपको ये बखूबी पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते कोई आज या कल के नहीं है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हैं तो सदियों पुराने हैं, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। बोलिए। उनके साथ हाथ मिलाया है, उसने यानी कि दहशतगर्दी के पैसा लगाया है, तो पाकिस्तान की लपेट में वहां दहशतगर्दी शुरू हुई है। अरे भाई साहब, तो क्यों पीठ में दर्द हो रहा है? आपने अपना प्रॉक्सी बनाया था ना उन्हें। बबजरिया अफगानिस्तान से जो ताने बाने मिलते हैं वो इंडिया से मिलते हैं। आपने प्रॉक्सी उन्हें बनाया, हथियार बनाया, वो हथियार उल्टा आप ही पर चल गया। मुट्ठी जब अगर दूसरे पर आप उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां खुद की तरफ मुड़ी हुई है। वो तो देखिए शुभदा जी बार बार अफगानिस्तान का जिक्र कर देते हैं। अली असगर भट्टी, आप जो कह रही थी आप वो काउंटर तो कीजिएगा, लेकिन क्या सिर्फ 1 या 2 दिन के रिश्ते हैं क्या अफगानिस्तान और भारत के? नहीं, ये नहीं है। इनफैक्ट अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जब इंडिया आए थे तो फिर उन्होंने अलग से विमेन जर्नलिस्ट के लिए एक कॉन्फ्रेंस भी लिया था जो उनको बताता है कि ये इंडिया है और तालिबान के हिसाब से नहीं चलेगा। तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यही जो एक बात हमें एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर वे है। हमें नहीं पता कि कौन एक्चुअली में इन्वॉल्व है, ये फॉल्स फ्लैग है कि क्या है। लेकिन एक चीज़ होती है, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। अब यही न्यूज़ अलग अलग ज्योग्राफीज में कैसी दिखाई जा रही है, जैसे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का है तो यूएस में ये डोनाल्ड ट्रंप यूज करेंगे फंडिंग के लिए, मिरियम एंडरसन और बाकी जूइश लॉबीज आईपैक को फंडिंग के लिए, यही ह्यूमन लाइव्स की इनोसेंट डेथ को यूज किया जाएगा फॉर कमर्शियल पर्पसेस। दूसरी चीज, इजराइल में ईरान को दोषी माना जाएगा, ईरान में मोसाद को दोषी माना जाएगा, यूरोप में इमिग्रेंट्स को दोषी माना जाएगा। तो ज्योग्राफी डेस्टिनी होती है, जहां से हम जहां लोकेटेड होते हैं, जहां के हमारे बॉर्डर्स होते हैं, हम उस हिसाब से सोचते हैं। लेकिन बात हमें एक चीज वापस से ध्यान रखनी है कि इसका सोल्यूशन क्या है। ये सारे जो 10 साल की बच्ची जो है मिरियम लेवी जिसकी मौत हुई है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि जो जायनिज्म का जेनोसाइड चल रहा है वेस्ट बैंक और गाजा में, 6 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 3.5 लाख बच्चे हैं, ये बंद हो जाए। बिल्कुल। जूस के ऊपर भी ह्यूमन राइट्स अटैक बंद हो जाएगा। बस यही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। अली असगर और अली शाह, मैं चाहूंगी दोनों से पहले अली शाह से एक बार रिएक्शन में, बड़ा नाम में कंफ्यूजन हो जा रहा है अली शाह, लेकिन एक बात बताइए, क्या इन सारी चीजों का अंत यूं ही हो जाएगा? क्या ये विचारधारा, देखिए नाम भले सेम हो लेकिन विचारधारा और जगह बड़े अलग अलग है, लेकिन क्या ऐसी चीजों का अंत होगा? क्योंकि जब मैं बार बार बात कर रही हूँ कि वैचारिक ट्रेनिंग, जब ये नवीद अकरम और उसके पिता, ये एक थ्योरी ये भी आती है कि पाकिस्तान जाते हैं और उसके बाद में एक पता नहीं कौन सी ऐसे उनकी वैचारिक ट्रेनिंग हो जाती है और उसके बाद में वो ये बड़ा हमले को अंजाम देते हैं। वही जो शुभदा जी कह रही थी, क्या ये ऐसे अंत होगा रेडिकलाइजेशन? क्योंकि जब सोच में ये भर चुका है या फिर भरने की कोशिश की जा रही है तो कैसे होगी चीजें कंट्रोल? देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि बेटा गलत काम कर रहा है तो उसका फादर उसको सही राह पे लाता है, उसको सही काम कर दिखाता है। अब पाकिस्तान से जो पत्रकार हैं, जो गेस्ट बैठे हैं यहाँ पर, इन्होंने भी बोला है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, निंदा करी है। यानी कि ये भी कबूल करते हैं कहीं ना कहीं कि फादर और सन ने मिलकर जो घटना करी है वो गलत करी है। और फादर ने 50 इयर्स का फादर था, 24 ईयर का बेटा था, तो अगर हिसाब है तो 26 साल की उम्र पे वो पैदा हुए होंगे, वो अलग बात रही। लेकिन उसको बेटे का साथ दिया गलत काम करने में, उसको लेकर आए। तो ये विचारधारा जो है ना, ये सिख माइंडसेट है। ये आप मेरे को बता दिए, ये आप पाकिस्तान से हैं साहब। कुरान शरीफ शुरू होती है इकरा से, है इकरा होती है तालीम, पढ़ो। आपके पास पाकिस्तान के अंदर पैसे आते हैं, आप आतंक पे लगाते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, शिक्षा पे क्यों नहीं करते भाई?
एजुकेशन पे कहाँ हो रहा है काम, तालीम पे कहाँ हो रहा है काम? अगर तालीम पे हो रहा है तो मौलाना मसूद अजहर के बाद मदरसों पे हो रहा है, जहाँ पे 10 करोड़ रुपए तो आपने मुफ्त लगा दिए वहां वहीं पे। तो क्यों नहीं आप लोग एजुकेशन पे ध्यान देते हो? क्यों आप लोग आतंक पे ध्यान देते हो? क्यों? यही बेसिक फैक्टर्स आप लोग, क्योंकि लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अलीशा यही बात हो जाती है कि अभी जो अगर देखा जाए तो अभी सबसे अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास में, क्योंकि चारों तरफ से पैसा आता है, आईएमएफ से आ रहा है, अमेरिका दे रहा है और तमाम ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छा है किसी देश के लिए, सकारात्मकता को दर्शाता है। लेकिन हर बार वो जो पैसा आता है वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है आतंकियों के मरकज बनाने में, उनके लॉन्च पैड को तैयार करने में, और हमेशा ऐसे तमाम नेताओं की जेब या फिर ये कहा जाए कि तमाम अधिकारियों की जेब भर जाती है। भले ही इस बात को माने या ना माने यहाँ पर जो है रजा काशिफ जी, लेकिन आप भी बखूबी मानते होंगे कि अगर इसके पहले भी कई बार बेल आउट मिला, वो पैसा गया कहाँ? वेल, वक्त इतना ही था, लेकिन बात दरअसल एक हमले की नहीं है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत धन्यवाद। आज सवाल किसी एक हमले की नहीं, सवाल हर उस हमले की है जो देश के अलग अलग कोने में, दुनिया के अलग अलग कोनों में होता है, आतंकी गतिविधियां, और सभी का कनेक्शन या सभी का रास्ता पाकिस्तान से होते हुए ही जाता है। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों और ये कब तक होता रहेगा? रेडिकलाइजेशन का ये जहर कब तक पाकिस्तान यूं ही घोलता रहेगा? फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।